Hello student, how are you all? I hope you are all well. स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है कैपेसिटेंस का ही। कल भी हमने कैपेसिटेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया था और अगर आपको याद हो कि कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था स्टूडेंट, वो क्वेश्चन था कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और स्टूडेंट आपने देखा था कि कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई थी, मतलब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी इंक्रीज हो रही थी। आज भी हम ऐसा ही क्वेश्चन एक सॉल्व कर देंगे, ऐसा ही क्वेश्चन जैसा हमने कल किया था। और आज के टॉपिक में यह रहने वाला है कि अगर कंडक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर दे तो उस केस में कैपेसिटी के साथ क्या होगा। स्टूडेंट अभी मैं कुछ नहीं आपको बताऊंगा, बिकॉज सस्पेंस रहना चाहिए और आपको भी सोचना है कि क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होगा इस टॉपिक के अंदर, कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा। तो आज बच्चा जो हम बात करेंगे वो बात किसके रिलेटेड होने वाली है। कैपेसिटर जो है उनके बीच में हमने किसको इंट्रोड्यूस करना है, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर किसको इंट्रोड्यूस स्टूडेंट करेंगे, हम कंडक्टर को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ जो कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं। कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, वो कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। आपने सोच के रखना और आपने कमेंट करके बता देना है कि क्या होगा। मैं देखता हूं कितने लोग सही कमेंट इसका करेंगे। मैं बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब मैं बताऊंगा कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और आपने अभी कमेंट कर देने स्टूडेंट के कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब कल वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई थी इस तरीके से स्टूडेंट। कैपेसिटर की दो प्लेट हम बना लेते हैं। यहाँ पे इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर आ गया सारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास दूसरी प्लेट है स्टूडेंट, इस पर सारे का सारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। अब इसकी जो हमने बच्चा थिकनेस लेनी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन जो हम प्लेट लेंगे वो लेंगे हम डी के बराबर। और जो कंडक्टर हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, मतलब प्लेट्स के अंदर जो हमने कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करना है उसकी थिकनेस हम ले लेंगे स्टूडेंट टी के बराबर हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास कंडक्टर आ गया, इसकी थिकनेस स्टूडेंट किसके बराबर है, टी के बराबर। आपको ये भूलना नहीं है कि कल वाले क्वेश्चन में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब था, आज के क्वेश्चन में हमारे पास कंडक्टर है। आई होप के सभी ने सही आंसर दिए होंगे। अब स्टूडेंट मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, आपने चेक करना है कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये कैपेसिटर के ऊपर वाली प्लेट पे सारा पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे सारा नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट। अब यहाँ पे पोलराइजेशन होनी है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये कंडक्टर और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पर होगी ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो होगा। ये आपने याद रखना स्टूडेंट। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगी। अब बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो तो ये वाली है, ये तो ई नॉट के बराबर आ जाएगा। अब बचा हुआ जो हमारे पास स्पेस है वो ये वाला रह चुका है। तो यहां पे रहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर, क्योंकि ये तो जीरो के बराबर हो गया, कंडक्टर के अंदर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। तो अब हमें कैपेसिटी मालूम करनी है, क्या कैपेसिटी इंक्रीज होगी या कैपेसिटी डिक्रीज होगी। आप बच्चे अभी भी आप कमेंट कर सकते हो, देखो ऑप्शन दो ही है, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। तो मैं ये चेक करूंगा कितने लोग इसका सही आंसर दे देते हैं। तो आपने अभी ही कमेंट करके बता देना कि कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो चलो इसको ड्राइव करना शुरू करते हैं बच्चा। अगर हमारे पास वैक्यूम की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द कैपेसिटी इफ एरिया ऑफ द प्लेट इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, देन व्हाट इज द कैपेसिटी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। ये हमने पहले ही प्रूफ कर लिया, ये वैक्यूम है। जब कैपेसिटर की प्लेट में स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता उस केस की ये कैपेसिटी है हमारे पास। बट जब हमने कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रोड्यूस करने के बाद जो न्यू कैपेसिटी हमारे पास होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हमने सॉल्व करना है। अगर बच्चों को याद हो कल जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैंने कहा था कि इस जब भी हमें कैपेसिटी निकालनी होती है तो हमें हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे हम पोटेंशियल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा फाइंड वी। ये V किसके बराबर होगा, तो स्टूडेंट ध्यान देना आपने, V का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई नॉट है, ऑटो का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस पार्ट में है स्टूडेंट, तो ये आपने बोलना नहीं है, ये डी माइनस डी में है, क्योंकि बाकी तो जीरो है। यहाँ पे कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ गया। ये जो ई नॉट है ये इतनी स्पेस में बच गया, मतलब इस हिस्से में और इस हिस्से में जो डी माइनस डी के बराबर है, मतलब कंडक्टर वाला पार्ट आप निकाल दो, जो बाकी आपके पास स्पेस बचेगी, जो बाकी आपके पास डिस्टेंस बचेगा वहां वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा स्टूडेंट। अब कल के अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कैपेसिटर के केस में वो किसके बराबर होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के स्टूडेंट।
ये आ जाएगा d माइनस टी। फिर अगर आपको याद हो सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा जब सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एरिया के। तो यहां पर ये आ जाएगा स्टूडेंट d माइनस टी आ जाएगा यहाँ पे। तो v बराबर आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। अब स्टूडेंट हम पूरी तरीके से तैयार है कैपेसिटी निकालने के लिए, क्योंकि हमें पोटेंशियल मालूम हो चुका है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी, C किसके बराबर आ जाएगा, Q डिवाइड बाई V। व्हाट इज V, V की वैल्यू है Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस टी हो जाएगा। ये Q और Q स्टूडेंट कट गए यहां से, तो C बराबर आ गया किसके, देखो A एप्सिलॉन नॉट थर्ड प्लेस पर है तो ये मूव कहां कर जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा स्टूडेंट। तो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास न्यू कैपेसिटी आ चुकी है। अब आप जरा बताओ कैपेसिटी इंक्रीज हुई या कैपेसिटी डिक्रीज हुई। तो जरा दोनों को हम स्टूडेंट कंपेयर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहां लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इसको आप इक्वेशन स्टूडेंट थर्ड रख लेना, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, ओके। तो यहां पर आप लिख देना इक्वेशन सेकंड बिकम, ओके। अब जरा स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब जरा इस इक्वेशन को जरा इसको कंपेयर करो, देखो न्यूमरेटर तो दोनों में सेम ही है स्टूडेंट। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे D में से कुछ माइनस हो रहा है तो मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, और यहाँ पे D ही है, तो मतलब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये वाली टर्म छोटी है और ये वाली टर्म बड़ी है स्टूडेंट, और ये वाली टर्म क्या है, छोटी है। तो हमें ये देखने को मिला कि इस गिवन केस में भी स्टूडेंट, यहाँ देख लेना इस डब्बे में, इस बॉक्स में जो आंसर में लिखने वाला हूं, ये आंसर बहुत काम का है। हमें ये मालूम चला कि कैपेसिटी कंडक्टर के केस में भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर आप कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करते हो तब भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है स्टूडेंट वो इंक्रीज हो जाती है। चाहे आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करो तब भी कैपेसिटी स्टूडेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो सस्पेंस यही था स्टूडेंट, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो चाहे कैपेसिटर हो, दोनों केसेस के अंदर कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। तो बस ये आप जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है उस न्यूमेरिकल को मैं रीड करने वाला हूं। जो गिवन डाटा है वो मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले आपने गेस करना है कि कैसे सॉल्व होगा, और मेरे से पहले आपने सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट इसको, ठीक है ना। तो कहता है एक एबोनेट प्लेट है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर। अब जो डाटा गिवन है वो मैं लिखते जाऊंगा बोर्ड के ऊपर, आपने ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है। एक हमारे पास एबोनेट रॉड है या एबोनेट प्लेट है, सॉरी। तो इसका सॉल्यूशन देख लो आप, क्वेश्चन स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, इसके आपने टेंशन नहीं करनी है। तो इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। मतलब K की वैल्यू हमें दे रखी है प्लेट की। फिर कहता है इसकी जो थिकनेस है, इस प्लेट की जो थिकनेस है स्टूडेंट वो कितनी दे रखी है हमें, थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब T से डिनोट करेंगे थिकनेस ऑफ प्लेट को, तो ये 6 मिलीमीटर के बराबर स्टूडेंट दे रखी है। फिर कहता है इसको हमने कहां इंट्रोड्यूस किया, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के बीच में, और प्लेट्स का जो एरिया है स्टूडेंट वो भी गिवन है। वो एरिया प्लेट का कितना दे रखा है, A बराबर है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर दे रखा है स्टूडेंट एरिया प्लेट। और कहता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट वो भी गिवन है, मतलब D भी हमें दे रखा है। तो D की वैल्यू स्टूडेंट दे रखी है 0.01 मीटर दे रखी है। हमें कहता है फाइंड C, कि C क्या होगा। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन कौन सा है, क्या यहाँ पे कंडक्टर वाला कंसेप्ट लगाएंगे या हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब वाला कंसेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में शुरू में ये पता चल जाएगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हुई है, तो मतलब यहाँ डाइइलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे वो करेंगे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब वाला फार्मूला। तो स्टूडेंट वो फार्मूला क्या था, कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, फार्मूला था हमारे पास कैपेसिटी निकालने का, वो है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब जो स्टूडेंट कल मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको पता होगा ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, तो आप वो वीडियो भी पहले जाके देख सकते हो अगर आपको इस फार्मूला की इंफॉर्मेशन चाहिए तो। अब जो डाटा गिवन है उस डाटा का हम यूज करेंगे, लेकिन डाटा को यूज करने से पहले अपने माइंड में आपने एक चीज स्टूडेंट बैठा लेनी है, जितने भी यूनिट्स यूज हो रहे हैं वो सारे एसआई होने चाहिए। चलिए हम इसको बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं। ये तो कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, लेकिन ये जो टी थिकनेस है ये मिलीमीटर में दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने याद रखना है 1 मिलीमीटर के अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं स्टूडेंट। आई होप ये पता चल गया होगा। अगर हम नीचे हैं तो एरिया के यूनिट यही होते हैं, ये ठीक है। तो ये 0.01 मीटर ये भी ठीक है, लेकिन इसको स्टूडेंट हम ऐसे लिखने वाले, ध्यान देना 1 डिवाइड बाई
पॉइंट की जगह लगेगा 1 और आगे की डिजिट है 2, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर स्टूडेंट, ओके। अब इस सारे डाटा को हम इस फार्मूले में यूज करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। c किसके बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू ये है 2 × 10⁻2 इनटू, अब साइनड की वैल्यू सबको मालूम होती है स्टूडेंट, आपको भी मालूम होगी, 8.85 × 10⁻12 डिवाइड बाई d की वैल्यू स्टूडेंट। और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हम लगा लेते हैं ना, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आपको कल याद होगा तो मैंने इसको ना कुछ ऐसे भी लिखा हुआ था, d - t, फिर मैं लिखा था 1 - 1/k। तो स्टूडेंट इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मैंने -t कॉमन ले लिया, तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10, 0 और 1 कैरी, 8 × 16 और कैरी 17, 7 और 1 कैरी, अगेन 2 × 16 और 1 17 हो जाएगा। दोनों पावर बच्चे देखो, दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, -2 - 12 इज -14, ओके, डिवाइड बाय d की क्या स्टूडेंट वैल्यू है, ये वैल्यू है d की, तो इसको सिंपल 10 की पावर -2 लिख देते हैं, माइनस t की क्या स्टूडेंट वैल्यू है, t की वैल्यू है 6 × 10 की पावर -3, फिर 1 - 1/3 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये तो k की वैल्यू थी हमारे पास। चलिए ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट, आप इन दोनों को भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टर्म है ये इस ब्रैकेट के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो हम c को कैसे लिखेंगे, 17.7 लिख दो इसको, 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 10 की पावर -2 -6 × 10 की पावर -3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 को 1 से करोगे 3 - 1 is 2, मतलब ये आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो काफी हद तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो c किसके बराबर आ रहा है, 17.7 × 10 की पावर -14 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 10 की पावर -2 -2 2 क्या हो जाएगा, 4 × 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में 10 की पावर -2 कॉमन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इतने हिस्से पे स्टूडेंट देख लो, आप यहाँ पे इतने हिस्से पे देख लो, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम, मैं एरो दे देता हूँ, यहाँ से आपने इधर आ जाना, ठीक है। तो c = 17.7 × 10 की पावर -14 डिवाइड बाई, यहाँ पर यहाँ से जब 1 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 - 4 बच जाएगा, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर -1 बच जाएगा, और हमने कॉमन क्या ले लिया, 10 की पावर -2 कॉमन हमने ले लिया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना आप यहाँ पे, आप इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 10 की पावर -2 लेके चला जाओ ऊपर आप, तो स्टूडेंट जितना मैं सॉल्व कर सकता हूँ मैं उतना आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने के, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये -2 ऊपर जाके +2 बनेगा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, ये बनेगा 4/10, क्योंकि 10 की पावर -1 है, डिवाइड में चली जाएगी बच्चा ये, तो ये आ जाएगी 4/10 हो जाएगा ये स्टूडेंट, ठीक है ना। अब 4/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट। तो आई होप कि आपने ये लिख भी लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो 1 मिनट आपको देता हूँ, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं हम। चलिए देखिए c किसके बराबर आ जाएगा, इसके आगे ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये एरो देख लेना आप, इसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना। न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, 17.7 × 10 की पावर -14 डिवाइड में क्या है स्टूडेंट, सॉरी -14 × 10 की पावर 2 भी है यहाँ पे, वो भी सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 1 - 0.4 आ जाएगा स्टूडेंट, ओके। तो c किसके बराबर आ जाएगा, 17.7 × 10 की पावर -12 बनेगा यहाँ पे, और डिवाइड में स्टूडेंट जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.6 के बराबर आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा ये। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ध्यान देना, 17.7 × 10 की पावर -12 डिवाइड बाय स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो इसको आप ये देखो 0.6 लिखा, 6/10, तो 10 ऊपर जाके -1 बन जाएगा, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा। अब c किसके बराबर आ रहा है, 17.7 डिवाइड बाय 6 × 10 की पावर -12, -1 ऊपर जाके क्या बनेगा स्टूडेंट, +1 बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करके चेक कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 2.95 डिवाइड करके, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर -11, और ये यूनिट स्टूडेंट क्या है, कैपेसिटी के फैराड आ जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको स्टूडेंट सॉल्व करवा दिया है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल था।
तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के ना स्टूडेंट आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपका अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और कोशिश ये करो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की, जैसा मैंने आपके सामने सॉल्व किया विदाउट कैलकुलेटर। टर्म्स कोई बड़ी नहीं स्टूडेंट होती हैं, दिमाग लगाओ, हर चीज पॉसिबल हो जाएगी। तो आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। कमेंट में आपने जरूर बताना कि वीडियो को कैसी लग रही है और कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, नीट के हो चाहे जेई के क्वेश्चन हो, आप मुझे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो स्टूडेंट, में उनको भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।